rate form of an exponential. Rate form of exponential, और इधर लिखें exponential form of exponential. Exponential form of exponential. तो किसी भी एक्सपोनेंशियल की दो फॉर्म्स होती है, एक उसकी रेट फॉर्म होती है और एक उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है. नंबर वन, अगर आपने मेरे साथ कभी लाइट ऑसिलेशन पढ़ा है, अगर आपने कभी मेरे साथ ऑसिलेशन पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने पढ़ा था लाइट डैम्पिंग. याद है या नहीं है? लाइट डैम्पिंग के अंदर जो एम्पलीट्यूड का डिक्रीज होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है. लाइट डैम्पिंग के अंदर चैप्टर कौन सा है जी? ऑसिलेशन. ये आपका एक्सपोनेंशियल से पहला इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये सिर्फ लाइट डैम्पिंग के लिए होता है, हैवी या क्रिटिकल के लिए नहीं होता. तो डैम्पिंग होता है रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करना, किसी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट को रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करके रोकना, ऑसिलेशंस को स्लो करना. अच्छा बच्चों, लाइट डैम्पिंग के अंदर जो हमने सीखा था वो ये था कि डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड पर सेकेंड इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ए. के इसमें होता है डैम्पिंग कांस्टेंट. खैर, अभी मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है, यू शुड बी एबल टू राइट इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आप लोग इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म मुझे लिख के दें. एम्पलीट्यूड आफ्टर सम टाइम ओवर इनिशियल एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू, क्या सीखा था हमने? के को मल्टीप्लाई कर देते हैं टी, हाँ, ई की पावर माइनस कांस्टेंट, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? टाइम के साथ. तो बच्चों क्या है बेटा, इसमें ना ए नॉट है इनिशियल एम्पलीट्यूड, आप इसको इनिशियल समझ लें. सर ये पहले वाले फॉर्मूले में तो डेल्टा ए है ना? हाँ, लेकिन हम जो क्वांटिटी होती है ना उसको इसी तरह लिखते हैं. ये ए क्वांटिटी है ना, एम्पलीट्यूड की बात हो रही है. डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड पर सेकंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, दैट्स व्हाई आफ्टर टाइम टी. तो हम रिलेट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड आफ्टर टाइम टी और इनिशियल एम्पलीट्यूड को. बेटा समझ आ गई बात? बस ये फॉर्म लिखना आपको आना चाहिए, दैट इज मेन थिंग. अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं. नंबर 2 पे आ जाए. नंबर 2 पे लिखें फॉर डिस्चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर. ये मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं जो एक्सपोनेंशियल डिके होती हैं, दे आर रिलेटेड. और आपको जो एग्जामिनर होता है ना वो ये भी चेक करता है कि आपने कहीं रट्टा तो नहीं लगा. अच्छा, वो आपको कोई और सिचुएशन देगा जो आपको फिर आनी चाहिए. फॉर डिस्चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर, अगर हम कैपेसिटर के डिस्चार्ज की बात करते हैं बच्चों, तो उसका जो इक्वेशन हमने सीखा था, या चले अगर नहीं भी सीखा था तो उसका भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता है. वो होता है वोल्ट्स ड्रॉप्ड पर सेकेंड. वोल्ट्स ड्रॉप्ड पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन द नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज आरसी इनटू द वोल्ट्स इटसेल्फ. एक्सपोनेंशियल क्यों है? क्योंकि ड्रॉप खुद वोल्ट पे डिपेंड कर रहा है. वोल्ट हाफ, रेट हाफ. वोल्ट 1/3, रेट 1/3. वोल्ट 3 टाइम्स, रेट 3 टाइम्स. तो कैपेसिटर पे जितने बड़े वोल्ट्स होंगे वो इतना फास्ट डिस्चार्ज होगा. तो इसलिए इसका भी जो डिस्चार्ज होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है. और इसकी भी वही रीजन है जिस तरह वो मैंने बॉन्ड्स के ब्रेकिंग वाली चीज बताई थी. जब ज्यादा बड़े वोल्ट होते हैं तो वो चार्जेस को तेजी से पुश करते हैं. तो कैपेसिटर के जो वोल्ट हैं वो चार्जेस को पुश करेंगे ना, तो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा उसके जो अपने वोल्ट होंगे वो उसको डिस्चार्ज करवाएंगे. तो जब वोल्ट कम होते जाएंगे तो डिस्चार्ज का रेट स्लोअर होता जाएगा. अब खैर कहानी छोड़ो, इक्वेशन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो. तो बेटा इसका मैं लिखूंगा, इसमें क्या है? v है जी क्वांटिटी. तो क्या बनेगी इक्वेशन बच्चों बताओ? v ओवर v नॉट e पावर 1 ओवर RC. बेटा जो, हाँ ये रहा, जो कोएफिशिएंट होता है ना vc का, क्वांटिटी के साथ जो नंबर होता है, जो कोएफिशिएंट होता है वो कांस्टेंट होता है. v ओवर v नॉट. सुभान, अब आ गई बात समझ? v नॉट इनिशियल v आफ्टर सम टाइम will be e पावर माइनस कांस्टेंट
times time. Subhan understood? जी Subhan सर। Mani? अच्छा, नंबर 3 तुम्हारा दोस्त आ गया। सुभान तुम्हारा दोस्त आ गया। सलाम कैसे मेरा उसमें? नंबर 3 for natural रेडियो एक्टिव, बस ये 3 ही पढ़ेंगे, इसके आगे नहीं जा रहे। फॉर नेचुरल रेडियो एक्टिव, वैसे तो एक्सपोनेंशियल की इतनी ज्यादा एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ अपने सिलेबस वाली 2-3 कवर करनी है। फॉर नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके ना, हमारे सिलेबस में 6 हैं, जब आती जाएंगी पढ़ाता जाऊंगा। आइडिया समझ आ गया ना? फॉर नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके, बाकी इमेजिंग में है, जब इमेजिंग पढ़ेंगे उसमें आएंगे। फॉर नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके, for natural radioactive decay, delta n over delta t, रियान अगर तुमने कल की क्लास ली थी तो आज वाला समझ आ, is proportional to negative n, we know that, and you know that कि जब proportionality होती है तो constant लगाते हैं। तो decay का देखो बात सुनो, ये n क्या है? n number of nuclei। हम बात कर रहे हैं रेडियोएक्टिव डिके की। अगर हम कहते हैं रेडियोएक्टिव डिके एक्सपोनेंशियल होता है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियाई डिकेइंग पर यूनिट टाइम वो न्यूक्लियाई के नंबर पे ही डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे उतना ज्यादा डिके होगा, जितने न्यूक्लियस कम होते जाएंगे उतना डिके भी कम होता जाएगा। केमिस्ट्री में ये इस तरह चलता है कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और जो न्यूक्लियर डिके है इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट पावर 1। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस का नंबर होता है उसका अगर हम देखते हैं जी रेट ऑफ ड्रॉप, तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी दैट इज डिक्रीज ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर यूनिट टाइम। ये डिपेंड किस पे करेगा? खुद न्यूक्लियस पे। इट डिपेंड्स ऑन एन इटसेल्फ। ये कॉपी कर लो, और उसके बाद ये होगा कि हम इसमें लगा देंगे कांस्टेंट। तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को कन्वर्ट कर देंगे इक्वल में, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे लग जाएगा लेमडा और ये एन। प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, यू नो दैट यू गेट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं डिके कांस्टेंट। ये क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। इसको कहते हैं डिके का कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट। अब अगर हम इस रिलेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, बताओ बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? इस रिलेशन की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी n over n नॉट, हाँ ये बन जाएगी e की पावर माइनस लेमडा n t। लेमडा को कहते हैं, लेमडा, इसमें लेमडा को कहते हैं। बेटा ये बन जाएगा, देखो क्वांटिटी है n, ये है n ओवर n नॉट, n ओवर n नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस लेमडा टी। अब मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद आगे चलेंगे। हम फार्मूले में जो वैल्यूज अप्लाई करते हैं उसमें हम ये देखते हैं, फर्ज करें आपको कहते हैं जी लेफ्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे या राइट वाला, अगर कुछ कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये जो n है और ये n नॉट है, ये डिफरेंट इंस्टेंट्स में है, ये डिफरेंट इंस्टेंट्स पे वैल्यूज हैं, लेकिन ये फिक्स वैल्यूज हैं। n नॉट भी फिक्स वैल्यू है, n भी फिक्स वैल्यू है। फर्ज करें हम बात करते हैं 5 सेकंड्स की, तो n नॉट होगा 5 सेकंड के स्टार्ट में, n होगा 5 सेकंड के आखिर में, और लेमडा और t दोनों क्या होंगे? t होगा 5 सेकंड, लेमडा क्या होगा? फिक्स होगा। लेफ्ट वाला फार्मूला हम अप्लाई नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी है वो 5 सेकंड के इंटरवल के ऊपर वेरिएबल होगा। सो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी वाला फार्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड, क्योंकि आपका जो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी है वो हर टाइम पे डिफरेंट होगा, क्योंकि जो इसका रेट है वो नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे बताओ 5 सेकंड के अंदर डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी की कोई फिक्स वैल्यू होगी? नहीं होगी ना। और एन नॉट 2 सेकंड पे आपको, बेटा 1 सेकंड, एन नॉट की आपको फिक्स वैल्यू मिलेगी स्टार्ट में, 5 सेकंड के बाद जो मिलेगा वो n होगा। ये दोनों टाइम वेरिएबल नहीं है, लेमडा फिक्स है। राइट वाला फार्मूला जो है उसमें जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो या तो किसी सर्टेन इंस्टेंट पे है और या वो कांस्टेंट है, लेकिन लेफ्ट वाले फार्मूला में जो वैल्यू है ये डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, ये 5 सेकंड के ऊपर कंटिन्यूअसली वेरी करता रहेगा। तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी में 5 सेकंड पे पुट क्या करेंगे, दैट इज अ प्रॉब्लम। इसलिए हम लेफ्ट वाला फार्मूला यूज नहीं करते, राइट वाला फार्मूला यूज करते हैं। राइट वाला फार्मूला इज एप्लीकेबल
लेफ्ट वाला फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। और आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं उसका यही पर्पज होता है। बेटा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर ये दोबारा समझाइए, मुझे नहीं समझ आया कि लेफ्ट वाले क्यों नहीं यूज करना। बेटा बात सुनो, सब बातों की एक बात, एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये वाला फार्मूला यूज करना है, यूज्ड इन कैलकुलेशन, बस बात खत्म। सर तो आप बता रहे थे कि एक फॉर्मूला तब नहीं यूज करते जब दो वेरिएबल हो, तो इसमें तो कांस्टेंट है। बात सुनो, ये जो फार्मूला है ना राइट वाला, इससे हम करते हैं कैलकुलेशन। अभी के लिए इतनी बात, फिर आगे जब डिस्कस करेंगे तो और बातें समझ आती ठीक जाएंगी। ठीक। अब आप हेडिंग दें डिके कांस्टेंट। अब ये डिके कांस्टेंट है क्या भला? डिके कांस्टेंट, तो बेटा अगर कभी भी एक्सपोनेंशियल की रेट फॉर्म गिवन हो तो क्या आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? जब भी आपको रेट फॉर्म गिवन होगी यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा अब लिखें डिके कांस्टेंट क्या होता है। डिके कांस्टेंट को समझने के लिए पहले तो हम देखते हैं कि वो आया कैसे था। हमने ये लिखा था कि डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी depends on n itself, that's why we got a decay constant in this relation। अच्छा बच्चों ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? ये आ रहा है डिग्रीज की वजह से। लेकिन हम जब कांस्टेंट्स को डिवाइड करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड पे फोकस करते हैं। अगर मैं इस फार्मूला की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, देखो मैग्नीट्यूड्स ओनली, अगर हम इस फार्मूला में सिर्फ बात करें मैग्नीट्यूड्स की तो बताएं फिर नेगेटिव साइन आएगा? तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात की जाए तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। एज अ रिजल्ट डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा एन। तो अगर आप कहें न्यूक्लियाई डिकेइंग पर सेकंड, उसका मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स एन के। फिर तो नेगेटिव जरूरत नहीं है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात हो रही है। सर अब अपनी लैम्डा को, जी बेटा आप बताएं। इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछा हो? एक काम करते हैं, पढ़ाई छोड़ के आज पेपर ही कर लेते हैं। फिर बेटा पढ़ाने दो ना, फिर मैं सवाल भी करा दूंगा, पहले पढ़ाने दो। ठीक है। ठीक है, पहले हम आपको पढ़ाएंगे फिर हम आपको सवाल कराएंगे, इसी चीज के पैसे लेते हैं ना हम लोग। करो ना, लेम्डा जो है उसको बना दो सब्जेक्ट, लेम्डा को बना दो सब्जेक्ट। अब लेम्डा को जब बनाएंगे सब्जेक्ट, इस तरफ क्या बन जाएगा? डेल्टा एन ओवर एन डेल्टा टी। ठीक है जी, सही। लेकिन अब अगर हमने इसकी फिजिकल फॉर्म को अंडरस्टैंड करना है, देखें हम कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन को जब डेफिनेशन पे ले जाते हैं तो वो इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो कि फिजिकल लाइफ में क्या हो रहा है। अगर मैं डेल्टा एन ओवर एन, तो मेरी बात अच्छी तरह सुनना, आपके पास एक है फर्ज करें कंटेनर और उसके अंदर हैं 10 बॉल्स, उसमें से 2 बॉल्स हैं रेड। आपसे कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू पिक अ रेड बॉल, तो आप कहेंगे 2/10, यस और नो, ऐसे ही है। अगर मैं कहूं डेल्टा एन है न्यूक्लियाई डिकेइंग आउट ऑफ एन न्यूक्लियाई, सो हम ये जो स्टडी कर रहे हैं ये है उस इंस्टेंट पे जब न्यूक्लियस कितने थे? एन। जब न्यूक्लियस कितने थे? एन। और उस इंस्टेंट पे डेल्टा एन डिके कर रहे थे। अगर एन में से डेल्टा एन डिके कर रहे थे और हम डेल्टा एन को एन पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी टू डिके है। ठीक है, देखें एन थे टोटल न्यूक्लियस उस इंस्टेंट पे, क्योंकि जो डेल्टा एन है वो भी वेरिएबल है, जो एन है वो भी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हमने कहा ये है एक्सपोनेंशियल। अब जब नंबर कम होता जाएगा तो जो डिके कर रहे हैं वो भी कम होते जाएंगे। अगर हम डेल्टा टी को फिक्स कर दें गिवन टाइम या 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के ऊपर हर टाइम के साथ जब आप वेट करोगे तो एन भी कम होगा और डेल्टा एन भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या? वो इसलिए कि डिके हो रहे हैं। देखो जब न्यूक्लियस डिके करेंगे तो उनका नंबर बढ़ेगा या कम होगा? उनका नंबर कम होता जाएगा। एन आधा हो जाएगा, डेल्टा एन भी आधा हो जाएगा। एन हो जाएगा 1/3, तो डेल्टा एन भी क्या हो जाएगा? 1/3। लेकिन डेल्टा एन और एन रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? डेल्टा एन आर द न्यूक्लियाई डिकेइंग एट अ गिवन इंस्टेंट, n are the nuclei which are present at that instant. So delta n over n is basically the probability of decay. Decaying nucleus over the total nucleus. तो इसको हम डिफाइन करेंगे, दिस इज, लिखो इसके साथ, probability of decay। इसका मतलब ये हुआ at a given instant, ये मैं गिवन इंस्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि टाइम के साथ
एन भी वेरिएबल है और डेल्टा एन भी वेरिएबल है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है ना, जो कितने न्यूक्लियस डिके करेंगे वो प्रेजेंट न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस उस वक्त पे हैं उसके नंबर पे डिपेंड करेगा। तो नंबर और डिके दे हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये बात क्लियर? प्रोसेस ही एक्सपोनेंशियल है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्टेंट जो एन है वो कम होगा तो उसके जो डिके कर रहे हैं वो भी कम होंगे। जितना रिएक्टेंट कम होता जाएगा उतना रेट भी कम होता जाएगा। लेकिन अगर हम डिवाइड कर दें डिकेइंग न्यूक्लियस को ओरिजिनल न्यूक्लियस से जो प्रेजेंट है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके बनेगी। तो एट अ गिवन इंस्टेंट अगर हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग ओवर न्यूक्लियाई प्रेजेंट, ओवर न्यूक्लियाई प्रेजेंट, तो बेटा ये आपको क्या बता रहे? ये आपको बता रहे बेटा जी प्रोबेबिलिटी टू डिके। क्या बता रहे? प्रोबेबिलिटी टू डिके। और जो डिके कर रहे होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एन से, और जो बड़े होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। और ये जो पूरी टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। अब लेम्डा की जो इक्वेशन बनी थी, अगर उस पर फोकस किया जाए, लेम्डा की इक्वेशन बनी थी डेल्टा एन ओवर एन टाइम्स डेल्टा टी। अगर हम इसको यूं बना दें, लेम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एन ओवर एन को अलग कर लेते हैं और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो क्या मैं इसको यूं पढ़ सकता हूं? डेल्टा एन ओवर एन इज द प्रोबेबिलिटी टू डिके और डेल्टा टी इज पर यूनिट टाइम। ठीक है जी। तो अब लेम्डा क्या हो गया? डेल्टा टी तो इनसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। वही की है, मेरी बात सुनो। 1 ओवर डेल्टा टी कर दो। सुन तो लो ना, सुन तो लो। अगर कभी ऐसे हो ना, फर्ज करें तुम्हारे पास हो एक्स वाई ओवर जी, ठीक है, तो तुम इसको एक्स ओवर जी एक बना के इसको डिवाइडेड बाय 1 से, तुम्हारे पास अगर है एक्स ओवर वाई जी, ठीक है जी, तो तुम इसको लिख सकते हो एक्स ओवर वाई एक टर्म डिवाइडेड बाय जी। समझ आ गई बात? तो जो तुम सोच रहे हो ना डिनोमिनेटर इट्स नॉट। तुमने पहले x को y पे डिवाइड करना है, जो उसका आंसर आएगा उसको z पे डिवाइड करना है। वो जो होता है ना x ओवर y ओवर z, वो होता है y को डिवाइड करो z पे, फिर आंसर को x पे डिवाइड करो। ठीक है, ये दूसरे तरीके से नहीं है। यू कैन राइट इट लाइक, अगर फर्ज करो तुम्हें ज्यादा मसला है तो फिर यूं लिख लो लेम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एन ओवर एन, सुन तो लो ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब ठीक है, तो अब मैं इसको पढ़ सकता हूं प्रोबेबिलिटी टू डिके पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में या एक घंटे में या एक मंथ में या एक ईयर में डिके करने की प्रोबेबिलिटी। तो अब डिके कांस्टेंट क्या होता है? चांसेस टू डिके इन गिवन टाइम या इन यूनिट टाइम। तो लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, ये मैंने किसकी बात की है? डेल्टा एन ओवर एन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम, per unit time is called decay constant. तो probability of decay per unit time is called decay constant. अच्छा बच्चों, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, किसी बच्चे से मैं पूछता हूँ, सुभान आप ही बता दो क्या प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो सकती है? यस और नो, जल्दी से। सर कुछ केसेस में हो सकती है, कुछ केसेस में नहीं हो सकती। ही इज राइट। ठीक है, आप लोग गलत हो। बच्चों बात सुनो, क्योंकि उसने पहले फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। अच्छा बात सुनो, मुझे बताओ बच्चों, आप लोग ना मैथ्स को मारते हो रट्टा, मैं उस केस में कुछ नहीं कर सकता। आपने ओ लेवल होती है ना, दे आर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। नाउ यू हैव टू सी वेदर द प्रोबेबिलिटी इज टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब फर्स्ट करें, हम कहते हैं रियान के शादी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? रियान माइंड करना। अच्छा, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम टाइम को बढ़ाते जाएंगे तो चांसेस बढ़ते जाएंगे। बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर हम टाइम को बढ़ाते जाएंगे चांसेस बढ़ते जाएंगे। सर फारूक के बाल उगने की क्या प्रोबेबिलिटी है?
टाइम, हाँ जी टाइम बनाओगे तो बढ़ जाएगी। यू हैव अ बास्केट इन विच यू हैव डिफरेंट कलर्स के बॉल्स, और आप उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो टाइम इंडिपेंडेंट है। बेटा आप घंटा लेके बॉल उठाओ, आप दिन लेके बॉल उठाओ, उसमें जो फैक्टर्स हैं वो वही रहेंगे। फर्ज करें अगर 7 कलर्स के बॉल्स पड़े और रियान को जो है रेड कलर का बॉल पसंद है, तो ऑब्वियसली उसने रेड कलर का बॉल उठाना है। वो आप उसको घंटा देंगे, दिन देंगे, मंथ देंगे, ईयर देंगे, वो प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी टू रेन, टीचर टू कम टू स्कूल, ठीक है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज टाइम डिपेंडेंट है। जो टाइम डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है वो टाइम को चेंज करने से चेंज होती है। अगर प्रोबेबिलिटी टू रेन इन 1 सेकंड होगी 0.2, तो प्रोबेबिलिटी टू रेन इन 10 सेकंड्स हो जाएगी 2, प्रोबेबिलिटी टू रेन इन 100 सेकंड्स हो जाएगी 20, प्रोबेबिलिटी टू रेन इन 1000 सेकंड्स हो जाएगी 200। मैथ्स को रटे ना मारा करो। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी जो है टाइम, ये टाइम डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, तो इसका टाइम चेंज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पर आवर भी डिफाइन कर सकते हैं, पर सेकंड भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक रेडियो एक्टिव सैंपल जो है उसका एक सर्टेन न्यूक्लियस डिके करेगा या नहीं करेगा, उसके 1 सेकंड में क्या चांसेस हैं, 1 घंटे में क्या चांसेस हैं, 1 मंथ में क्या चांसेस हैं। और एक और बात, मैंने कहा था प्रोसेस है रैंडम, ठीक है, यानी कि सारे न्यूक्लियस चाइनीज होते हैं, एक जैसे होते हैं। फर्ज करेंगे आपका कोई चाइनीज पार्ट्स खींच के भाग जाए और वो मिक्स हो जाए बाकी चाइनीज में, मिलेगा आपको? कैसे मिलेगा? पर्स जेब में, ये तुम इस तरह की बातें करते हो। अच्छा देखो, अब जो है अब प्रोबेबिलिटी जो है, अगर सब चीजें एक जैसी हो तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो रैंडम प्रोसेस रैंडम कब होता है? जब सारे एक जैसे हों। तो जो रेडियो एक्टिव सैंपल होता है उसके सारे न्यूक्लियस आइडेंटिकल होते हैं और सबकी प्रोबेबिलिटी टू डिके सेम होती है। जो एक की होगी वही सबकी होगी। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज रैंडम। समझ आ गई बात? चीज रैंडम कब होती है? फर्ज करें आपने जाके कुर्सी पे बैठना है, 5 कुर्सियां पड़ी हैं, देयर आर रैंडम प्रोसेस। लेकिन अगर कुछ चेयर्स टूटी हुई है, कुछ चेयर्स ठीक है, इट्स प्रिडिक्टेबल। समझ आ गई ये बात? तो चीज प्रिडिक्टेबल कब होती है? जब प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती है। प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो चीज रैंडम होगी। मैंने शुरू में कहा था कि नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके इज अ रैंडम प्रोसेस। उसका यही मतलब था कि सब जो न्यूक्लियाई होते हैं सबके चांसेस सेम होते हैं, तो वी आर अनएबल टू डिसाइड। क्योंकि अगर सबके चांसेस सेम ना हो तो फिर तो हम डिसाइड कर सकेंगे ना कि एक की हाई एनर्जी स्टेट है, एक की लो एनर्जी स्टेट है। अंडरस्टूड? तो अब लिखो time, लिखो decay constant is same, decay constant is same for all the nuclei of a given sample. That's why it is random. समझ आइए बात? डिके कांस्टेंट के सेम होने से ही प्रोसेस क्या हो रहा है? रैंडम हो रहा है। डिके कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ अ गिवन सैंपल। इसका मतलब क्या हुआ जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं? ऑल द न्यूक्लियाई, जितने भी न्यूक्लियस हैं उस टाइम पे, उनके जो चांसेस हैं डिके करने के, ऑल द न्यूक्लियाई प्रेजेंट, all the nuclei present have same या equal probability to decay per unit time। और ये जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको कहते क्या है? डिके कांस्टेंट। That's why the natural decay प्रेडिक्टेबल नहीं होता। और चीजें प्रेडिक्टेबल तब होती है जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स में कोई डिफरेंस होता है। अगर सब इंडिविजुअल एक जैसे हो तो फिर चीज प्रेडिक्टेबल नहीं रहती। तो दैट्स व्हाई द नेचुरल radioactive decay is a random
इज अ रैंडम प्रोसेस। बेटा इसीलिए जो है ये प्रोसेस क्या हो जाता है, रैंडम हो जाता है। अब जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो उसके यूनिट्स क्या होंगे, लिखो यूनिट्स ऑफ n over n naught is equal to e power टाइम के इंडिपेंडेंट है, जी बेटा टाइम के इंडिपेंडेंट है। नहीं, टाइम डिपेंडेंट है। व्हेन आई सेड इट्स टाइम इंडिपेंडेंट, आई नेवर, जो हम पढ़ रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी, ये 1 से बड़ी हो सकती है। बेटा न्यूक्लियस के डिके करने के चांसेस, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, टाइम को बढ़ाते जाएंगे, चांसेस बढ़ते नहीं जाएंगे, लेकिन जितने न्यूक्लियस होंगे सबके चांसेस होंगे इक्वल। अच्छा, अब मतलब कौन सा पहले करेगा कौन सा बाद में, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि सबके इक्वल चांसेस हैं। n over n naught is equal to e power minus lambda into delta t। इस फॉर्मूला में n over n naught का तो यूनिट हो नहीं सकता, n का वैसे भी यूनिट नहीं होता, नंबर ऑफ एनीथिंग का यूनिट नहीं होता, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n हैज नो यूनिट, ये भी लिख दो बेटा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का यूनिट हो ही नहीं सकता, n हैज नो यूनिट, n over n naught हैज नो यूनिट, और ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि फ्रैक्शन भी है और सेम वैल्यूज हैं, और e पावर माइनस लैम्डा टी। अब बताओ अगर लेफ्ट साइड का यूनिट नहीं है तो होमोजेनिटी, राइट साइड का भी नहीं होगा ना, इसका भी बेटा एक्सपोनेंशियल का यूनिट होता ही नहीं, एक्सपोनेंशियल का भी यूनिट नहीं होता, लॉग का भी नहीं होता, लॉग और एक्सपोनेंशियल का कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन e की जो पावर होती है उसके जो यूनिट्स होते हैं वो कैंसल आउट होते हैं। जैसे अगर टाइम का यूनिट होगा, अगर टाइम का यूनिट होगा सेकंड, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो लैम्डा का यूनिट होगा वो होगा सेकंड इनवर्स, यानी कि लैम्डा और टाइम का यूनिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर टाइम का यूनिट आपने आवर यूज करना है, मुझे कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर को भी कोई मसला नहीं है, फिर लैम्डा का यूनिट क्या यूज करेंगे, इनवर्स। वेरी गुड बेटा। अगर आपने टाइम का यूनिट मंथ यूज करना है, क्यों यूज करेंगे, सवाल ये भी बनता है, सेकंड क्यों नहीं बेटा। जो स्लो डिके होंगे जो ईयर्स पे होते हैं उसमें सेकंड में कैलकुलेशन करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो हम सीधा ईयर्स में चले जाते हैं। तो अगर ये मंथ में करेंगे तो फिर ये किस में होगा, ये होगा मंथ इनवर्स में। इसका मतलब हुआ कि इस फॉर्मूला में टाइम का और लैम्डा का यूनिट अलाइंड होगा, लेकिन यूनिट जो मर्जी यूज करो। तो हम ये कहेंगे कि अगर, और ई पावर का ये प्रिंसिपल है, ई की पावर में हमेशा दो क्वांटिटीज होती हैं, उनमें से एक वेरिएबल होता है एक कांस्टेंट होता है, और दोनों के यूनिट कैंसल आउट होते हैं। अब कोई भी ई की पावर का रिलेशन देखेंगे उसमें हमेशा दो क्वांटिटी, जैसे हमने पढ़ा था e पावर माइनस 1 ओवर आर सी, ये लिखना नहीं है, इनटू डेल्टा टी। मजे की बात यह है कि अगर आप आर सी का बेस यूनिट की डेरिवेशन करेंगे सेकंड इनवर्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 ओवर आर सी का, जिस तरह ओहम का बेस यूनिट पुट करो, कैपेसिटेंस का बेस यूनिट पुट करो, दोनों के बेस यूनिट्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है ना, तो इट्स कंफर्म कि इसका सेकंड इनवर्स आएगा। ई की पावर में यूनिट्स का कैंसल आउट होना है इस कंपल्सरी, तो ई में तो इनके साथ लिख लो कैन भी, मतलब आपके पास चॉइस है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपने जिस यूनिट में चलना है आपकी अपनी मर्जी, आपको कोई मना नहीं करेगा, ये भी हो सकता है। बच्चों कॉपी कर लियो। तो कैंसिल कर रहा हूं ना टाइम का, तो फिर नहीं होगा ना, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि नहीं है उसका यूनिट। मैंने कहा ई पावर माइनस लैम्डा टी का कोई यूनिट नहीं है, फिर मैंने कहा क्योंकि टी का यूनिट है तो लैम्डा का यूनिट उसको कैंसिल आउट करेगा, तो सेंस बन नहीं रही। देखें ई पावर माइनस लैम्डा टी का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन टाइम का तो यूनिट होता है ना, तो फिर टाइम का यूनिट कहाँ जाएगा, लैम्डा का यूनिट टाइम के यूनिट को खा जाएगा। अब ठीक है, तो जो टाइम का यूनिट होगा लैम्डा का यूनिट उसका उलट होगा और दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे हमेशा। अगर टाइम होगा मंथ्स में तो लैम्डा होगा प्रोबेबिलिटी टू डिके पर मंथ, अगर टाइम होगा ईयर्स में तो लैम्डा होगा प्रोबेबिलिटी टू डिके पर ईयर, अगर टाइम होगा सेकंड्स में तो लैम्डा होगा प्रोबेबिलिटी टू डिके पर सेकंड। अंडरस्टूड? अच्छा अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स। लिखें एग्जांपल नंबर 1 जल्दी से।
एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखें, probability of decay per hour। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, यू शुड अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ठीक है जी। एग्जामिनर इसी तरह कहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर आवर ऑफ आर नेचुरल रेडियो एक्टिव सैंपल। ये अभी तक हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल रिएक्शंस पे अभी हम नहीं पहुंचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर आवर ऑफ अ नेचुरल रेडियो एक्टिव सैंपल of a natural radioactive sample is 0.3 hour inverse, 0.3 per hour। अच्छा, उसके बाद लिखें how much time will be taken for 30% of the initial sample to decay। ये अब आपके पास पेपर का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो आपने समझना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। जब आप ये समझ लेंगे कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। हाँ, समझते हैं ना बेटा। इसमें पहली ये भी एक बात है, आपको समझना पड़ेगा। आप मुझे बताएं, जो आपको गिवन है वो डिकेड है या रिमेनिंग है? 30% वो वाला है जो बचा हुआ है, ये वो वाला है जो टूट के ब्रेक हो गया। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये बात समझो कि डेल्टा एन क्या होता है। एन क्या होता है, सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा, अंग्रेजी आती है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन फॉर 30% ऑफ द इनिशियल सैंपल टू डिके। बचने वाला 30%, सेंटेंस क्या बता रहा है, डिके बताया होगा ना, सवाल में बताया हुआ है ना। अच्छा, अब देखो, डेल्टा एन, एन और एन नॉट, तीन चीजें। तो डेल्टा एन, एन और एन नॉट। डेल्टा एन होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट हैव डिकेड। डेल्टा एन होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट हैव डिकेड। डेल्टा एन वो वाले न्यूक्लियस हैं जो डिके कर चुके हैं, सही है जी। डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट हैव ऑलरेडी डिकेड। एन पे आ जाओ। एन है जी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग। एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग। और एन नॉट क्या है बच्चों, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। हमारा जो फार्मूला है वो किसका है, रिमेनिंग का। हमारा बच्चों जो फार्मूला है वो है n ओवर n नॉट इज इक्वल टू e का पावर माइनस लेमडा टाइम्स डेल्टा टी। हमारा फार्मूला इस पे बेस्ड है, ठीक है जी बच्चों, लिख दिया। वो क्या चीज है, वो है जी डेल्टा एन ओवर एन नॉट इनटू 100। एग्रीड? परसेंटेज ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई डिकेड ओवर इनिशियल इनटू 100, यही होता है ना। जब परसेंट में कोई चीज गिवन होती है तो दैट थिंग ओवर टोटल इनटू 100। तो डिकेड ओवर इनिशियल इनटू 100 इज 30%। तो रिमेनिंग फिर कितना हुआ, जबरदस्त। तो अगर डिकेड होगा 30% तो रिमेनिंग होगा 70 ओवर 100। तो बच्चों ये हो गया 0.7। तो n ओवर n नॉट को 0.7 होने में कितना टाइम लगेगा, ये है सवाल। और बताओ, दिलावर कंफ्यूजन है या ठीक है? अच्छा, अब अगर लैम्डा को हम पुट करेंगे जिस भी यूनिट में, तो टाइम मिलेगा उसी यूनिट में। अगर लैम्डा ईयर में पुट करेंगे, ईयर इनवर्स में, तो टाइम ईयर में मिलेगा।
लैम्डा सेकंड इनवर्स में पुट करेंगे, तो जो भी गिवन यूनिट होगा उसमें पुट कर देंगे और टाइम आपको उसी में मिलेगा। तो अब वैल्यूज पुट कर, नजर भाईजान क्या ख्याल है? 0.7 इज इक्वल टू ई का पावर माइनस, बच्चों लैम्डा की वैल्यू बताओ, 0.3 और उसका यूनिट भी साथ लेके देते हैं और ये मल्टीप्लाई होगा डेल्टा टी से। अब आप हमें एक बात बताएं, अगर ई को रिमूव करेंगे दूसरी साइड पे क्या लगेगा? अगर ई को रिमूव करेंगे तो दूसरी साइड पे लगेगा नेचुरल लॉग। तो बच्चों ई को कर दो रिमूव, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.7 इज इक्वल टू नेगेटिव 0.3 टाइम्स डेल्टा टी। तो बच्चों डेल्टा टी का जो आंसर आ जाएगा वो होगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.7 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 0.3। इसका हमें आंसर मिल जाएगा डेल्टा टी का। और बच्चों क्या आंसर आ गया जल्दी से बताओ, कितना? 1. हाँ, तो इतने टाइम में जी आपका 30% डिके कंप्लीट हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल, उसके बाद क्लास खत्म की जा सकती है। कॉपी हो गया यहाँ तक? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो ये पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो सकती है। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 लिखो। हाँ, कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं जो 0 ही रहती है। रियान, कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं जो 0 ही रहती है। अच्छा, एग्जाम्पल आप ये लिखो, शो दैट, जैसे मेरे बाल उगने की प्रोबेबिलिटी, जैसे रियान वाली एग्जाम्पल की प्रोबेबिलिटी, वो सब 0 ही रहेंगी। अच्छा, शो दैट, रियान मजाक कर, डेल्टा एन ओवर एन नॉट करता हूँ 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। सुभान ये कॉपी करो, कॉपी कर लिया? डेल्टा एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी, आपने शो करना है। बस ये 1 सेकंड की बात है। देखें, क्या मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा एन जो है वो इक्वल होगा एन नॉट माइनस एन के? इनिशियल में से रिमेनिंग निकालोगे, क्या आ जाएगा? सही है, इनिशियल में से अगर रिमेनिंग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? डिकेड आ जाएगा। तो अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें फॉर एग्जांपल एन नॉट से, एन नॉट, तो बच्चों डेल्टा एन ओवर एन नॉट किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस एन ओवर एन नॉट। ठीक है जी। तो अब जो बात है वो ये है कि डेल्टा एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एन ओवर एन नॉट किसके इक्वल है? ई पावर माइनस लेमडा डेल्टा। ठीक है, डन बच्चों। खुदा हाफिज। सुभान भाई खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर।